साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉजिट्यून क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने आपको 5-7 मान भी बताए थे याद करने के लिए कि ये डायरेक्ट अगर आप स्टैंडर्ड मान है ये आप याद कर लीजिएगा, इन पर भी क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा एक टॉपिक बच गया है, वो बात कर लेते हैं लोटनी गति। लोटनी गति पढ़ लेते हैं दोस्तों। लोटनी गति क्या होती है? बेसिकली अब तक जो हम बात कर रहे थे वो घूर्णन गति के बारे में बात कर रहे थे। तो लोटनी गति क्या होती है? लोटनी गति उसे कहेंगे हम जो घूर्णन और स्थानांतरण दोनों गतियां यदि एक साथ हो रही है तो उसे हम लोटनी गति कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक पृथ्वी की धरातल है और इस पर एक पहिया है, टायर है, जैसे साइकिल का टायर होता है उसकी बात, जैसे साइकिल का टायर होता है, जैसे गाड़ी का टायर होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये टायर जब साथ में तो अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रहा है इस अक्ष के सापेक्ष, और साथ में आगे भी बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है ये तो कौन सी गति हो जाएगी? स्थानांतरण गति। और ये घूर्णन गति हो जाएगी जब दोनों गतियां एक साथ हो, यानी घूर्णन प्लस स्थानांतरण दोनों गतियां जब एक साथ हो तो उसे हम लोटनी गति कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस के सबसे ज्यादा हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं तब पड़ती है, क्योंकि देखो आप पृथ्वी की सतह पर विद्यमान है ये, तो यहां पर जो है मैं कहूं स्थितिज ऊर्जा है वो तो जीरो होती है। इसकी कौन सी मात्रा कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा होगी तो देखो लोटनी गति में बेसिकली आपसे पूछा जाएगा सिर्फ गतिज ऊर्जा के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी की बात अगर मैं करूं तो लोटनी गति में देखो काइनेटिक एनर्जी अगर स्थानांतरण गति होती सीधी गतिज ऊर्जा, यदि सीधी स्थानांतरण गति होती तो कितनी होती गतिज ऊर्जा? 1/2 mv² होती। ये तो हम जानते हैं भी अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 mv²। लेकिन लोटनी गति में साथ साथ में घूर्णन गति भी हो रही है, इस अक्ष के सापेक्ष ये टायर घूम भी रहा है, तो साथ में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हो जाएगी रोटेशन मोशन, यानी रोटेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी भी साथ में आपको काउंट करनी होगी। तो देखो दोस्तों रोटेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये होती है 1/2 m, देखो ये तो होती है 1/2 mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन की क्या होती है? 1/2 I⍵²। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जिस प्रकार आपको अगर कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको स्थानांतरण गति के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, और याद जो स्थानांतरण गति के फॉर्मूलों के स्थान पर काइनेटिक एनर्जी रिप्लेस कर देनी। कैसे? जहां पर स्थानांतरण गति में m होता है उसका काम I करता है रोटेशन मोशन में, जो स्थानांतरण गति में v काम करता है वो ओमेगा काम करता है, जो स्थानांतरण गति में a एक्सीलरेशन त्वरण काम करता है वो यहां पर अल्फा काम करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ साथ में जो स्थानांतरण गति में f काम करता है वो यहां पर टो कार्य करता है। ठीक है, अगर ये बातें आपको ध्यान में रह जाएगी तो आपको पता लग जाएगा 1/2 mv²। m का कार्य जो स्थानांतरण गति में होता है वो रोटेशन गति में I करता है, जो काम m करता है वो I करता है, जो v काम करता है वो ओमेगा करता है, जो v काम करता है वो क्या करता है? ओमेगा। तो लोटनी गति में कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 I⍵² प्लस 1/2 mv², यानी स्थानांतरण और घूर्णन दोनों गतिज ऊर्जाओं का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन दूं मैं आपको, 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं भी इस पर कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। जैसे क्वेश्चन है कि एक गोला, क्वेश्चन इस प्रकार से, एक गोला क्या दिया है? 5 kg 0.5 kg 0.5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से लोटनी गति कर रहा है। एक गोला लोटनी गति कर रहा है, लोटनी गति कर रहा है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कुल गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। कुल गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कैसे करेंगे? कुल गतिज ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2D मोशन
है ना, स्थानांतरण गति प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन। या मैं इसका सीधा ही लिख दूं कि 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए I ओमेगा स्क्वायर, अब आपको पता होना चाहिए I कितना होता है गोले के लिए। गोला जब गति करेगा तो किसके सापेक्ष करेगा, अपने व्यास के सापेक्ष नहीं करेगा क्या, और व्यास के सापेक्ष जब करता है तो व्यास के सापेक्ष 1/2 5 mr²। ये होता है, मैंने आपको सूत्र सीधा सा याद करना भी दिया था, उसमें बताया था व्यास के सापेक्ष गोले का I होता है 2/5 mr² होता है ना। तो यहां से I का मान निकाल लेंगे हम, और ओमेगा का मान दिया, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है 5 किलोग्राम द्रव्यमान और इतने का 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यहां पर साथ में ये भी दिया है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से लौटने गति कर रहा है। यानी एक गोला 5 किलोग्राम और इतने, ये तो इसके डायमेंशन हो गए। गोले का भी 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, 0.5 मीटर त्रिज्या है, और 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इसका सेंटर ऑफ मास, गोले का सेंटर ऑफ मास गति कर रहा है, लौटने गति कर रहा है। तो कुल गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे करेंगे, देखो I का मान ये होता है 2.5 mr², और ओमेगा का मान दिया नहीं ना मैं, देखो कैसे करेंगे। 1/2 m का मान कितना दिया है mv² प्लस 1/2, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू r नहीं होता क्या, v रेखीय गति, और उसमें पढ़ा था हमने स्थानांतरण गति और रेखीय गति में क्या संबंध होता है ना, उसमें पढ़ा था v = ओमेगा r होता है। तो वहां यहां हम क्या रख देंगे, इसकी जगह I की जगह तो ये रख दूंगा मान में 2/5 mr², ठीक है दोस्तों। और ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा की जगह रख देंगे देखो यहां से ओमेगा निकालो आप, r है वो इसके कदमों में चला जाएगा, तो ओमेगा आ गया v/r, यानी v/r इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो अब सीधे सीधे मान रख दो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, वो तो काट ही दो। 1/2 m का मान कितना 5 किलोग्राम है, तो 5, v का मान कितना 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1/5 m का मान कितना 5, और r का मान 0.5, ये रहा 0.5 का स्क्वायर। r से तो r कैंसिल हो रहा है एक तो, है ना, तो इस स्क्वायर को हटा देते हैं, इंटू v का मान 5 और 5 का स्क्वायर है। सॉरी यहाँ से देखो ये स्क्वायर है तो v पर भी स्क्वायर है, r पर भी स्क्वायर है ना, इस प्रकार से v पर भी स्क्वायर है, r पर भी स्क्वायर हो गया। अलग अलग करेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका r स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया। तो दोबारा देखो 1/5 है ना, m का मान ये रख दिया हमने, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर रखना है सीधा। v का मान कितना है 5 का स्क्वायर, बोलो। या मैं यूं लिखूं, देखो 25 को 5 से किया 125/2 प्लस 125/2, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, ये भी है ये भी सेम है, ये आ जाएगा 125 जूल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार करने हैं आपको क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे आ जाएगा, आया होगा समझ शायद। आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो, बस कुछ नहीं है, 1/2 mv² था, उसके अंदर एक एडिशन और हो गया थोड़ा सा, 1/2 I ओमेगा²। I आपको निकालना आता है, ओमेगा आपको दिया होगा और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 राउंड पर सेकंड के वेग से घूमती चकती की घूर्णन गतिज ऊर्जा यदि 50 जूल हो तो जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 15 राउंड पर सेकंड के वेग से घूमती हुई के वेग से घूमती हुई चकती, और साथ में लिखा है केंद्र के सापेक्ष घूर्णन, ये भी लिखा है कि घूर्णन है वो केंद्र के सापेक्ष है। लिखा है कि 15 राउंड पर सेकंड के वेग से घूमती हुई चकती की घूर्णन गतिज ऊर्जा यदि
50 जूल हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यदि 50 जूल हो तो चकती का क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों क्या क्या दिया है हमें, ये क्या है, ओमेगा नहीं है क्या, ये 15 राउंड पर सेकंड, तो ओमेगा दिया है हमें 15 राउंड पर सेकंड। अब ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, तो पर सेकंड तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रेडियन बना लेते हैं। एक राउंड में 2 पाई, तो 15 राउंड में 15 इंटू 2 पाई है ना, या इसको मैं लिख देता हूं 30 पाई रेडियन पर सेकंड। बोलो ये ओमेगा आ गया। हमें और क्या दिया है कि काइनेटिक एनर्जी यदि 50 जूल हो, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी 50 जूल हो तो चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चकती का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। इसका मान कितना दिया है 50 जूल, ये दिया दोस्तों, और ओमेगा में दिया 30 पाई, तो हम निकाल लेंगे यहां से क्या आ गया। देखो 1/2 अपनी जगह पड़ा है, आई पड़ा है अपनी जगह, और ओमेगा को मैं इधर कर देता हूं 50 अपॉन में क्या आ गया ओमेगा का स्क्वायर। भी ये इसके कहां चला गया, भाग में चला गया। 50 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना है अपना 30 पाई, तो 30 पाई का स्क्वायर 30 इंटू 30, ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 5 एक नंबर 5 छिका 30, बोलो 1/6 या 18, 1/18 किसका मान आया है I/2 का, यानी I/2 का मान कितना आया 1/18 पाई। ये पाई तो भी है ना साथ में, ओमेगा में पाई थी तो पाई इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी, इंटू पाई स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहाँ, है ना, पाई स्क्वायर। तो I का मान कितना आ गया, I इज इक्वल टू, ये इसके भाग में था ये ऊपर चला जाएगा 2/18 पाई स्क्वायर, है ना, ये 2 बन जा 9, 1/9 पाई स्क्वायर, और पाई का मान लगभग होता है √10, भी ऑलमोस्ट मानते हैं √10 के लगभग बराबर होता है, तो इसको आप 1/90 भी लिख सकते हो, है ना, या फिर यहीं पड़ा रहने दो 1/9 पाई स्क्वायर। ये अपना आ जाएगा क्या आई का मान, ये क्या आ गया आई। बिल्कुल इजी है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, बस इतना सा सूत्र ध्यान रखना है आपको, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इनमें से 3, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, 2 दिए जाएंगे, एक पूछा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आ गया होगा शायद समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, एक बेलन क्वेश्चन दिया है, एक बेलन, और बेलन के ब्रैकेट में क्या दिया है हमें 5 किलोग्राम और 50 सेंटीमीटर, 5 किलोग्राम 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब एम आर है भी, एम कितना है 5 किलोग्राम और आर ये 500 जूल को, अच्छा एक बेलन इतने को से, सची क्या है, एक बेलन 5 किलो से 500 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस कोणीय वेग से घुमाया जाए, से 500 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस वेग से घुमाया जाए, किस कोणीय वेग से घुमाया जाए। आगे लिखा है, जबकि घूर्णन अक्ष बेलन की मुख्य अक्ष हो। दोस्तों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया है कि एक बेलन है और 500 जूल ऊर्जा प्राप्त करनी है, किस कोणीय वेग से घुमाया जाए, ये पूछ रखा है हमें। और हमें पता है
कि 500 जूल ऊर्जा प्राप्त करनी है, भी रोटेशन मोशन कर रहा है ना, रोटेशन मोशन कर रहा है, तो रोटेशन मोशन की ऊर्जा कितनी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। साथ में घुमाने की बात चल रही है यहाँ से, तो इस प्रकार का कोई बेलन है, इसको घुमाया जाएगा इस प्रकार से, तो ये अगर सरफेस के ऊपर चलेगा तो चलेगा, ये घुमाने की बात नहीं होगी। घुमाने की बात चल रही है तो मतलब कौन सी ऊर्जा, सिर्फ रोटेशन मोशन की ऊर्जा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। और इसका मान कितना चाहिए हमें, 500 जूल चाहिए, ये है। और आई हमें पता होना चाहिए, ओमेगा हमसे पूछ रखा है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 500 इंटू 2/आई। बोलो ये बात समझ में आई क्या? मैंने इसको तो इधर भेज दिया सबको और ओमेगा रख लिया अपने पास। इसका मान कितना आएगा देखो, 500 इंटू 2/आई। अब आई अलग से निकाल लेते हैं। आई क्या होता है, गुणनक के सापेक्ष बेलन के लिए आई का मान होता है mr²/2, यदि आपको याद हो यही होता है, हाँ mr²/2 होता है। तो यहां पर लिखेंगे mr²/2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, m का मान कितना है 5 किलोग्राम और r का मान 50 सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में देना है, तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा 5 इंटू 25/2। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 125/2 और पॉइंट बीच में यहाँ पर, और इसको मैंने किया तो आ जाएगा ये अपना 0.6 और 7 और 5 0.675 0.675 ये आ गया आई का मान। मैंने इसको यहाँ से हटाया तो ऊपर क्या 1 2 3, तो 1 2 और 3, और फिर कर लेते हैं इनका जो भी काटाबाटी है ना, कैसे करेंगे बोलो, कैसे करेंगे, तो कैसे करना है, यहाँ से 5 है, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 1 ऊपर बचेगा 100, 1325 ये आ गया 135, और इसको कर लेना भी गुणा भाग, 1 2 3 4 5, 3 4 5 डिवाइड बाई 135, डिवाइड ही कर देना सीधा इसको, 1 से चला जाएगा 35, बचेंगे 65, हो गया 650 और 13 5 65, 13 चौके है ना, हो जाएगा ये आएगा मान देखो अपना। चलो डिवाइड करते हैं इसको साथ साथ में, 135 में 200 का डिवाइड किया, कितना बचेगा 1, ठीक, बचा कितना यहाँ 65 में हो गया 650, 135 चौके कितना होता है, 135 चौके 270 540, और 540 हमारे था 650 में से 540 गए, कितने बचेंगे 90 है ना, तो यहाँ तक 4 तक चला गया था ना 90, ये काम में आ गया, ये काम में आ गया है ना। अब बचे 2 डिजिट और बच गए, 90 हो गया 90, 13 7 91 है ना, 13 6 78 बच गया 780 प्लस और 5 के 30 78 और 810 बचेंगे 90, दोबारा 6 और पॉइंट और बचेंगे दोबारा 6, तो लगभग कितना आएगा 1466, और है क्या अपना ये ओमेगा है ना, ओमेगा स्क्वायर है ये, और ओमेगा निकालेंगे तो इसका रूट आ जाएगा, ऐसे निकालना है दोस्तों। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सब कुछ ये मेरे सीधे सेटिस्फाई, वो क्या कहते हैं, मैंने इनको चेक नहीं किया हुआ है ना, सीधा मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की आपको, न कि आंसर निकालने की है ना। आंसर निकलेगा कैसे वो आपको ध्यान में रखना है, कैसे निकालने का तरीका कैसे रहेगा, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसके स्टैंडर्ड मान आएंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसका रूट भी निकाला जा सके है ना, जैसे 625 वगैरह ऐसा कुछ, या 1024 ऐसा कुछ आएगा, ताकि जिसका रूट आसानी से निकाला जा सके। मैं यार तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। 1 2 क्वेश्चन और देखो, उसके बाद बात करते हैं आगे की टॉपिक की। देखो दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम और 2 मीटर वलय फर्श पर लौटनी गति कर रही है। 100 किलोग्राम एक वलय, क्वेश्चन इस प्रकार से, एक वलय और इसके डायमीटर क्या दिए हमें 100 किलोग्राम और 2 मीटर, 100 किलोग्राम 2 मीटर फर्श पर लौटनी गति कर रही है, इसकी कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। फर्श पर
लौटनी गति कर रही है, हमें चाहिए कुल ऊर्जा कितनी आएगी वो चेक करनी है। देखो दोस्तों, एक वलय फर्श पर लौटने गति करे तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, स्थानांतरण जो वो क्या कहते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल तो होगी नहीं उसके पास, सिर्फ काइनेटिक होगी, तो वो क्या होगी 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यही तो होगी। लौटनी गति कर रही है, v का मान हमें दिया नहीं, ओमेगा का मान दे रखा है। तो देखो दोस्तों, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है। v की जगह हम ओमेगा r रख सकते हैं ना। देखो फिर कितना आएगा, 1/2 m ओमेगा r का स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I की जगह क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है उसके लिए, वलय के लिए। देखो रिंग के लिए, रिंग जब लौटनी गति करेगी, यानी रिंग इस प्रकार की होती है, लौटनी गति करेगी तो इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगी, है ना। तो इस अक्ष के सापेक्ष रिंग के लिए होता है mr², mr² होता है ना इस अक्ष के सापेक्ष। भी कोई गति कर रही है तो उसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष सेंटर से गुजरने वाली घूर्णन अक्ष हो तो क्या होता है mr²। तो I का मान होता है mr², तो मैं यहाँ I की जगह mr² लिख देता हूँ। I की जगह मैंने यहाँ लिख दिया mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। तो अब देखो यहाँ है ना r² है, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी r² है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये साथ में दोनों अगर एक साथ में लिखूं तो 1/2 यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर r², 1/2 कॉमन आ गया, m ओमेगा स्क्वायर r², m ओमेगा स्क्वायर r²। ठीक है, 1 और 1 2 हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 2 इंटू m ओमेगा स्क्वायर r² लिख सकते हैं ना। 2 से 2 कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर r², m ओमेगा स्क्वायर r²। अब देखो हमें पता है m r² है, उसको I बोलते हैं, है ना। यहाँ हमारे पास ओमेगा नहीं है ना, ओमेगा नहीं है तो ओमेगा को हटाना पड़ेगा। तो ओमेगा I बराबर क्या होता है, m r², ये क्या होता है I, है ना, ये तो I होता है। और ओमेगा देखो, ओमेगा की जगह हम v लिख सकते हैं। तो लौटने गति कर रहा है, कुल ऊर्जा m ओमेगा स्क्वायर r², ये आ गई काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, m ओमेगा स्क्वायर r²। अब देखो v² होता है और हमें r का, m का मान हमारे पास है, r का मान हमारे पास है ना, ओमेगा का मान नहीं है। तो ओमेगा का मान कहाँ से निकालेंगे फिर, देखो कितना आ जाएगा, m का मान 100, r का मान 2, तो 2 2 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना मान। अगर आप ओमेगा को अब देखो आप ओमेगा को रिमूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, यही आएगा आंसर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 400 ओमेगा स्क्वायर। अगर ये इस क्वेश्चन में ओमेगा दिया होता तो हम ओमेगा रख देते। अगर v, देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए देखो 2 प्रकार की टर्म है आपके पास, v भी है और ओमेगा भी। इनमें से कम एक दिया होना चाहिए, या तो v दिया होना चाहिए या ओमेगा दिया होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ना तो v दिया गया है ना ओमेगा दिया गया, तो आप क्या करोगे, आप सीधा क्या करोगे, सीधा आप v या ओमेगा की टर्म में इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है दोस्तों, या फिर एक बात और कर सकते हो आप, I इज इक्वल टू m, I इज इक्वल टू क्या होता है mr²। नहीं दोस्तों ऐसा ही आएगा आंसर, है ना, v या ओमेगा की टर्म में ही आएगा। क्यों, क्योंकि v और ओमेगा में से यदि एक टर्म दिया ना, जैसे v दिया है तो हम उनसे ओमेगा में चेंज कर लेंगे, किस रिलेशन से, इस संबंध से। और यदि ओमेगा दिया है तो हम v में चेंज कर लेंगे, और v दिया है तो ओमेगा में चेंज कर लेंगे। यानी v और ओमेगा को हम एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न तो v दिया है न ओमेगा दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी में ओमेगा या v का एक वेरिएबल है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखिए, क्वेश्चन नहीं करते हैं, अगला टॉपिक करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक क्या बचा हुआ है वो देखते हैं। नत तल पर
है नत तल पर घूर्णन गति, ये बचा हुआ है एक। हाँ, तो अब बात करते हैं हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में, नत तल पर गति। दोस्तों नत तल पर गति बिल्कुल छोटा सा लास्ट टॉपिक है आपका, नत तल पर गति। इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर के जो है सारे लगभग कंसेप्ट है वो खत्म हो जाते हैं। फिर भी एक वीडियो या एक क्लास और आएगी अपनी, एक वीडियो बोल दूं या एक क्लास बोल दूं एक ही बात है, एक क्लास और आएगी अपनी जिसमें सारे कंसेप्ट है वो एक साथ आपके क्लियर करा दी जाएगा, जिसमें पहले से लेकर के लास्ट तक जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो सारे हैं उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो नत तल पर गति पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, घूर्णन त्रिज्या के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा कहीं, या फिर भी घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। घूर्णन त्रिज्या कुछ भी नहीं है, आपने त्रिज्या के बारे में पढ़ा है वही है बस। घूर्णन त्रिज्या को अलग से दे दिया के, और परिभाषित करूं मैं इसको तो बिल्कुल वो हंसने वाली बात होगी कि परिभाषित करूं तो क्या होगा कि घूर्णन त्रिज्या के है, उसका मान मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास के रूट के बराबर होता है। इसको दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आप क्या पाओगे, के इज इक्वल टू आई अपॉन एम, या मैं लिखूं आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एम के स्क्वायर, ये आ गया। अब आप कहोगे आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा ही है ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है, बस आपको बस थोड़ा सा वो अलग से दे दिया, भी के दिखा दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने बता दिया आपको भी घूर्णन त्रिज्या है वो उसको के से दर्शाएंगे। अब देखो, अब के है ना वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए आ जाता है भी, एम बराबर आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है ना, उसमें आर को हम यदि नॉर्मलाइजेशन कर दें आर का, यानी यूनिवर्सल बात कर दे तो आर को हमने के से दर्शा दिया, सीधी सी बात यही है बस। नत तल पर गति देखिए, नत तल आप जानते हो क्या होता है, नत तल इस प्रकार का होता है, यानी किसी भी कोण थीटा पर झुका हुआ कोई भी तल नत तल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब नत तल पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गति करता है, तो ये भी आपको देखना है। देखो दो प्रकार से गति कर सकता है, या तो आप क्या करो, या तो ये एक दो प्रकार कौन सी गति कर सकता है, इधर देखिए आप, या तो ये कर सकता है कि साथ साथ में तो घूमता है, साथ साथ में तो घूमता रहे और साथ साथ में नीचे की तरफ आता रहे, या तो ये हो सकता है ना, यानी लोटनी गति कर सकता है। या फिर ये क्या कर सकता है, ये सीधा जैसे कोई बक्सा हो है ना, कोई छोटा बॉक्स हो, इसको आप कहोगे तो ये घूमेगा थोड़ी, ये तो सीधा नीचे फिसलेगा, या ये फिसल सकता है। दो प्रकार से गति कर सकता है, या तो ये क्या कर सकता है, लोटनी गति कर सकता है, या सीधा फिसल सकता है। तो हम नत तल पर गति को भी दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो जब लोटनी गति हो रही हो और दूसरा जब फिसल रहा हो ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको हम दो भागों में बांट लिया। पहला पार्ट मैं लिख देता हूं यहां, जब लोटनी गति हो रही हो, लोटनी गति हो रही, जब नत तल पर लोटनी गति हो, और दूसरा पार्ट मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहां से, जब ऑब्जेक्ट बिना लुढ़ के फिसल रहा हो, या फिसल रहा हो एक ही बात है, बिना लुढ़ के फिसलेगा, है ना। जब ऑब्जेक्ट फिसल रहा हो, देखो दोनों तरीकों से आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूं। क्या कहता है कंसेप्ट ये कहता है जब लोटनी गति हो रही हो तो क्या होता है। देखो दोस्तों, ये मान लीजिए आपके पास कोई नत तल है, यहाँ पर कोण थीटा है, और ये अपने पास हो गया यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी है। राउंड मैंने क्यों मानी है, क्योंकि मेरा मानना है कि लोटनी गति करे तो वस्तु राउंड होगी। ये चकती हो सकती है, बल्ले हो सकती है, बेलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गोला हो सकता है ना, ये राउंड है मान लो। अब ये लोटनी गति कर रहा है तो इसके पास देखो h ऊंचाई पर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ पर रेस्ट में रखा हुआ है ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में रखा हुआ है। इसके पास एक प्रकार की ऊर्जा है, कौन सी, सिर्फ क्या कहते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। और पोटेंशियल एनर्जी है कितनी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास mgh, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। न तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है और न इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब जब इसको छोड़ देते हैं यहां से तो ये नीचे की तरफ गति करेगा, क्योंकि लोटनी गति हो रही है ना, साथ साथ में घूम रहा है और साथ साथ में नीचे भी आ रहा है, तो इसके पास दो प्रकार की ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहां पर पहुंचता है, लास्ट में यहां पर पहुंचता है, तो इसके पास ये जो ऊर्जा Pe पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मान जीरो हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, और नीचे आ जाएगा तो h का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। h का मान जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो। लेकिन
निश्चित आया है यहाँ पर, तो इसके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर है ना। और वो काइनेटिक एनर्जी दो रूपों में है, एक तो स्थानांतरण या यूं कहूं रेखीय काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² है, और एक दूसरी ओर है 1/2 I⍵²। बोलो समझ में आया क्या? भी दोनों प्रकार की ऊर्जा है ना, एक तो रेखीय काइनेटिक एनर्जी होगी लीनियर, और एक होगी रोटेशनल। दोनों प्रकार की काइनेटिक एनर्जी इनके पास है। और हमने पढ़ा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कि किसी निकाय के लिए ऊर्जा का मान सदैव संरक्षित रहता है। जितनी ऊर्जा ऊपर थी उतनी ऊर्जा नीचे आएगी, यहां पर होगी। दोनों प्रकार की ऊर्जा सेम होगी, यानी हम कह सकते हैं mgh का मान है वो किसके बराबर होगा, 1/2 mv² प्लस 1/2 I⍵²। बस यही बातें हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। 1/2 mv², 1/2 I⍵², ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट है सिर्फ। अगर मैं इसमें कुछ कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन मतलब इसमें से अगर कुछ हम निष्कर्ष निकालें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां पर m है, mgh मैंने लिख दिया यहां वापस, बराबर 1/2 mv² प्लस, यदि मैं I गुणन त्रिज्या k मानूं तो क्या होता है, k बराबर क्या होता है, √I/m होता है ना। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो k² = I/m। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, mk² लिख सकते हैं ना। I बराबर क्या लिख दिया मैंने, mk², 1/2 mk² और ω²। देखिए m यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, ये कैंसिल हो सकता है ना, कैंसिल यहां से। अब देखो 2gh, यहां 2 है, यहां भी 2 है, मैंने इस कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1/2 यहां v² प्लस यहां k² ω²। अब ओमेगा और k में क्या संबंध है, हम जानते हैं v = क्या होता है, ओमेगा × r होता है ना। तो ओमेगा किसी के क्या लिख सकते हैं, v², ओमेगा किसी के क्या लिख सकते हैं, v/r लिख सकते हैं ना। ओमेगा के क्या लिख सकते हैं, v/r। तो यहां हम लिख देंगे v²/r², v²/r²। बोलो कोई दिक्कत? और 1/2 कॉमन आ गया, k² किसी के k² और ओमेगा ये लिख दिया v²/r²। अब देखो 1/2 इधर लिख देता हूं ऊपर, यहां से m तो कैंसिल हो ही गया था, gh बच रहा है ना, यहाँ gh ये बचा हुआ है 1/2 और v² फिर से कॉमन ले लिया मैंने, v² 1 प्लस k²/r², k²/r², ये बच गया। अब 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर बटा में है तो इसके गुणा में आ जाएगा 2। यहां से v² का मान देखो क्या आ गया, 2gh/1 प्लस k²/r², और इसका हटाएंगे तो ये रूट। ये कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है, अब k²/r² क्या होता है वो देखो, k²/r² का मान क्या होता है। देखो दोस्तों साधारण तरीके से बताऊं मगर आपको, तो I बराबर क्या होता है, mr² होता है ना। अब मैंने आपको बताया k और r है वो क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। अब देखो यदि डिस्क के लिए बात करूं मैं, डिस्क के लिए या मैं यूं कहूं चकती के लिए अगर बात की जाए, तो चकती के लिए I कितना होता है, I बराबर क्या होता है, mr²। तो k²/r² का मान इसके लिए हो जाएगा 1। या मैं सीधे आपको बता दूं k²/r² होता है वो mr² के गुणज को कहा जाएगा। mr² को क्या, किसको क्या कहा जाएगा, k²/r², mr² के गुणज को कहा जाएगा। तो I = mr² है, तो k²/r² का मान कितना हो गया, 1। यदि चकती की बात नहीं करके मैं किसी गोले की बात करूं, स्फेयर की बात करूं, गोले की बात करूं, ठोस गोले की, ठोस गोले के लिए I बराबर क्या होता है, 2/5 mr², ये होता है ना 2/5 mr²। तो यहां k²/r² का मान कितना है, 2/5। बोलो अगर मैं वलय की बात, चकती में mr²/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ। अगर मैं वलय की बात करूं, तो I बराबर क्या होता है, mr²। ये थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गया, mr²/2 होता है ना चकती के लिए, तो तभी मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, आपको ध्यान रखना है इसको भी।
ये ना ये रट लेना, रात को 12 बजे उठाकर पूछे ना, खड़ा खड़ा हो जल्दी जल्दी बता शक्ति के लिए सेंटर से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है, तो आपको फटाक से बताना है mr²/2। और वलय के लिए कितना होता है mr², इसके लिए कितना हो जाएगा मान 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पर देखोगे अगर आप तो h अगर मान लो यहां से देखो आप k²/r², इस पर डिपेंड कर रहा है v का मान, कर रहा है ना भाई। अगर इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा बनाया जाए, जैसे किस प्रकार का क्वेश्चन कि नत तल है ना, नत तल है और यहां से दो ऑब्जेक्ट एक साथ छोड़ दिए जाए, दो ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट छोड़ दिए हमने, एक तो छोड़ दिया रिंग को यानी वलय को, और एक छोड़ दिया हमने सिलेंडर को, बेलन को छोड़ दिया, सिलेंडर मान लो, बेलन मान लो या शक्ति मान लो, कोई बात नहीं, सिलेंडर मान लिया हमने। एक तो रिंग को छोड़ दिया, एक सिलेंडर को छोड़ दिया, और एक में छोड़ दिया हमने साथ में मान लेते हैं डिस्क को छोड़ दिया, है ना, डिस्क को छोड़ दिया। और आपसे पूछा जाए कि जो यहां पर नीचे जब पहुंचेगा तल पर तो किस वस्तु का वेग सबसे ज्यादा होगा, रिंग का होगा या सिलेंडर का होगा या डिस्क का होगा, तो आप क्या बताओगे। देखो दोस्तों v का मान सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है 1/√1 + k²/r² पर, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो k²/r² का मान जिसके लिए ज्यादा होगा, जिसके लिए k²/r² का मान ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या उल्टा है ना भी, एक दूसरे का उल्टा है। जिसके लिए k²/r² का मान ज्यादा उसके लिए v का मान कम, है ना। और k²/r² का मान यहां पर देखो किसके लिए ज्यादा होगा और किसके लिए कम होगा। यहां देखो रिंग के लिए कितना होता है k²/r² का मान, यहां देखा था हमने रिंग के लिए 1 होता है, रिंग के लिए होता है 1। सिलेंडर के लिए कितना होता है, सिलेंडर या बेलन के लिए कितना होता है mr²/2 1/2, है ना। और डिस्क के लिए कितना होता है 1/2। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो या वेलोसिटी ज्यादा होगी वो सबसे पहले पहुंचेगा। अब वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, इसकी या इसकी। देखो जिसके लिए ज्यादा मान उसके लिए वेलोसिटी कम, तो ज्यादा मान रिंग का तो रिंग के लिए वेलोसिटी कम, तो ये तो इनकी वेलोसिटी एक समान होगी। तो सिलेंडर और डिस्क दोनों एक साथ पहुंचेंगे और रिंग है वो थोड़ी लेट पहुंचेगी, है ना। देख रहे हो कि रिंग के लिए इसका मान ज्यादा है ना k²/r² का, तो रिंग वो लेट पहुंचेगी, ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो। देखो इसी में एक दो बात और करते हैं, v दे दिया हमें, अब इसमें सारी बातें वो लग जाएगी जो कि स्थानांतरण गति में लीनियर मोशन में लगती है। यहां पर थीटा है ना, यहां पर थीटा है। अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी दे दी आपको, आपसे पूछा जाए कि नीचे आने में टाइम कितना लेगा, भी कई बार ये पूछा जाता है कि कितना टाइम लेगा, तो आप कैसे निकालोगे। देखो हम 3 समीकरणों के बारे में जानते हैं जो स्थानांतरण गति में क्या में ली जाती है, v = u + at, है ना, और s = ut + ½ at², और v² = u² + 2as, है ना। तो टाइम से पहले मैं बात कर लेता हूं एक्सीलरेशन की, त्वरण की। देखो दोस्तों ये वस्तु जब नीचे की, पहली बात तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट याद रखना है, दोनों जगह की ऊर्जाएं हैं वो आपको इक्वल कर देनी है, सारे प्रकार के सवाल अपने आप ही हो जाएंगे। दोनों प्रकार की ऊर्जा अगर सेम कर दोगे तो सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दो कंसेप्ट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे v का मान मैंने बता दिया आपको किस पर बेस्ड रहता है, इस पर बेस्ड रहता है। अब देखो v² = u² + 2s है। अगर मैं बात करूं त्वरण की तो यहां पर देखो u का मान, u प्रारंभिक वेग मैंने 0 माना था, है ना, तो v का मान कितना आया, v² = u का मान 0 + 2, त्वरण a है और s है वो कितनी हो जाएगी, हाइट h है, h है ना, s तो ये होगी, ये दूरी होगी। अब ये दूरी है कितनी, h तो नहीं लिख सकते, s तो हाइट होती, तो s डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये कितना आएगा देखो, ये दूरी h है, ये दूरी मैंने मान ली s, है ना, s का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो लाल बटे कक्का लगाओ इसमें त्रिभुज में, लाल बटे कक्का लगाएंगे तो हमें क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और कर्ण पूछ रखा है, लंब और कर्ण ये रहा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब h है और कर्ण कितना है, s है, s का मान आ गया h/sin थीटा। बोलो यहां से आ रहा है ना, s का मान कितना आ रहा है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण का मान चाहिए h/sin थीटा, तो यहां आ जाएगा s की जगह लिख देंगे हम h/sin थीटा। अगर एक्सीलरेशन त्वरण की बात करूं
तो ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ से पक्षांतरण वगैरह करने पर साइन थीटा वी स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन 2h, यही आएगा। ए वी स्क्वेयर का मान वो रहा, वी का मान वो रहा, तो वी स्क्वेयर का मान इसको रूट हट जाएगा, वी स्क्वेयर का मान रखेंगे तो ये आ गया साइन थीटा इंटू अपॉन 2h इंटू वी स्क्वेयर, ये मान रख दो सेम एज इट इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर। मैंने इसका मान रख दिया सेम एज इट इज और इसका रूट दिया हटा, 2 से 2h कट गया है ना। ऊपर क्या बच गया देखो, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचेगा अपने पास a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन, और नीचे क्या बच गया 2 कैंसिल हो गया 1 प्लस के स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर। अब देखो ये अपना g का मान आ गया, a का मान आ गया सॉरी। अगर आपसे पूछा जाए कि अब देखो जिस पर के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर जहां पर वेरी कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि चकती के लिए कितना होता है 1/2, गोले के लिए कितना होता है 2/5, वलय के लिए कितना होता है 1, तो हम बोल देंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि त्वरण, यदि इन जैसे बेलन को मान लिया, बेलन है, चकती है, रिंग है, इनको एक साथ ऊपर से नीचे छोड़ा, किसका त्वरण ज्यादा होगा, अब से ऐसा पूछ सकते हैं किसका त्वरण ज्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान ज्यादा होता है उसके लिए त्वरण कम होता है, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान कम होता है उसके लिए त्वरण ज्यादा होता है। समझो ना मेरी बात को, सीधा सीधा ए है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा उसका त्वरण कम, और जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम उसका त्वरण ज्यादा। इस प्रकार से आप v निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। कैसे, यहां से देखो आप, यहां से टाइम देखो आप कैसे निकालेंगे। अब दो तो आ ही गए, दो घटक तो एक और निकाल देते हैं, फिर एक के लिए क्या छोड़े, है ना। यहां से देखो आप पहले समीकरण से देखो, टाइम t इज इक्वल टू, यहां से u का मान 0 है, भी लौटने गति में ऊपर से छोड़ रहे हैं वस्तु को, तो u तो 0 है। टाइम क्या आ जाएगा v अपॉन a, v अपॉन a, v कितना है ये 2gh का रूट अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आ गया अपना v अपॉन a, इसके बट्टा में, तो बट्टा में लिखेंगे तो a लिखेंगे g साइन थीटा, g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा, है ना। अब देखो इसकी पावर 1/2 है, भी रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसकी पावर 1 है ना, तो ये आधी पावर कट जाएगी, ऊपर बचेगा रूट, ठीक है। तो इसी में कर देता हूं मैं, यहां मैं इसको हटा देता हूं और इसकी पावर लगा देता हूं, हाफ कर देता हूं, आधी, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया और इसकी पावर कितनी कर दी, आधी कर दी, और यहां पर जी की पावर आधी है, यहां पर 1 है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और जी की पावर कर देता हूं आधी, है ना। तो टी का व्यंजक क्या बचेगा एट लास्ट में जाकर के हमारे पास टी का व्यंजक बचेगा ये। अब ये टी है क्या, टी वो टाइम है जो नक्तल से वस्तु को आने में लगता है। आपसे पूछा जा सकता है किस वस्तु को ज्यादा टाइम लगेगा, किस वस्तु को कम टाइम लगेगा, तो जिस वस्तु का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और के स्क्वायर आर स्क्वायर जिसका कम होगा उसको कम टाइम लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो टी का मान क्या आ गया लास्ट में, टी का मान आ गया √2h इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बचेगा √g साइन थीटा, साइन थीटा में रूट नहीं है, साइन थीटा बाहर था, है ना, √g इंटू साइन थीटा, ये बच गया। अब देखो दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपसे टाइम के बारे में पूछे, एक्सीलरेशन के बारे में पूछे, वेलोसिटी के बारे में पूछे, आप बता सकते हो ना, बिल्कुल इजीली बता सकते हो आप। जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। कहां पर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, नत तल पर नीचे पहुंचते ना, यहां से किसी वस्तु को छोड़ा है और नीचे पहुंचे, जब यहां पर पहुंचे तब की बात चल रही है ये। एक्सीलरेशन जब ऊपर से वस्तु को छोड़ा नीचे पहुंचते हैं, तो जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान ज्यादा उसका एक्सीलरेशन या त्वरण कम, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कम उसका त्वरण ज्यादा। उसी प्रकार टाइम से पूछा जाए कि ऊपर से नीचे से वस्तु छोड़ने पर किसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कम, देखिए जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कम उसको टाइम लगेगा
कम, जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज़्यादा उसको टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। और साथ साथ में थीटा पर भी डिपेंड करता है, तो लेकिन थीटा पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा जो सारी वस्तुएं छोड़ जाएगी उनके लिए थीटा का मान सबके लिए सेम रहेगा। तो सीधा सीधा मान 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपको सबको पता होना चाहिए भी चकती के लिए कितना होता है, गोले के लिए कितना होता है, वलय के लिए कितना होता है, ठोस गोले के लिए कितना होता है, सबके लिए, है ना। ये बातें अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार नत तल पर लौटने की गति है वो खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट फिसल रहा हो तो क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट फिसल रहा हो तब क्या होगा। अभी v के मान, a के मान और t के मान या तो आप निकाल लीजिए या इनको सीधा सीधा लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, है ना। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं हम जब ऑब्जेक्ट सीधा फिसल रहा है। अब यहां पर लौटने गति हो रही थी, लेकिन जब फिसलेगा तो उसमें लौटने गति नहीं होगी, सीधी कौन सी गति होगी, लीनियर मोशन होगी, स्थानांतरण गति होगी। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट फिसल रहा हो, यहीं पर कर लेता हूं क्योंकि लौटने गति के सारे वेरिएबल मैंने मिटा दिए हैं, साफ कर दिए हैं, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं नट तल पर गति जब ऑब्जेक्ट फिसल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यदि पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है, यदि फिसल रहा हो यानी लौटने गति नहीं कर रहा हो तो उसका क्या हो, वो कैसे गति करेगा उसके बारे में बात करते हैं। जब वस्तु फिसल रही हो, है ना, फिसल रही हो, नत्तल पर गति जब वस्तु फिसल रही हो, तो देखो कैसे करेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये कोई नत्तल है अपना और ये थीटा कोण बना रहा है, यहां से कितना कोण बना रहा है, थीटा, और यहां पर कोई वस्तु है जो कि सीधी क्या कर रही है, फिसल रही है नीचे की तरफ। दोस्तों इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, कितनी ऊंचाई है, h ऊंचाई है, ठीक है, स्मॉल h मान लिया हमने, तो वही लगाएंगे हम। देखो यहां पर जब वस्तु होगी तो उसका त्वरण क्या होगा, देखो g नीचे की तरफ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, g नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और इसका ये घटक कौन सा होगा, नॉर्मल घटक क्या होगा। अब देखो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जी जब यहां कार्य कर रहा है, नॉर्मल घटक ये है, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल नीचे की तरफ अगर बात करूं तो ये 90, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, कितना होगा थीटा 90, देखो ये 90 और ये थीटा, 90 प्लस थीटा हो गया, इसका मान कितना होगा 90 माइनस थीटा नहीं हुआ क्या बताओ, और टोटल ये एंगल कितना, ये एंगल कितना 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था तो अभी दोबारा देख लो आप। इस प्रकार से यदि कोई घटक हो, यहां पर कोई वेग का घटक या जी का घटक है और यहां पर कोण थीटा है, तो ये जिस भुजा के साथ बनाता है वो तो होता है वी कोस थीटा, है ना, और ऊपर वाला जो दूसरा घटक होता है ना वो होता है वी साइन थीटा, ये होता है। तो यहां पर देखो ये जी है, जी का ये घटक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस भुजा के साथ थीटा कौन बना रहा है, तो ये तो जाएगा वी कोस थीटा, यानी वी या जी कोस थीटा, यहां पर जी लिखा हुआ है ना, और ये जो घटक हो जाएगा ये हो जाएगा अपना जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। अब ये एंगल वगैरह आपको समझ में नहीं है तो एक बार फिर से देख लो आप, ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब ये कोण कितना थीटा, यहां पर साथ में ये भी दिया हुआ है, ये एंगल थीटा, ये कितना 90 होगा। इन तीनों का योग कितना है, थीटा का 90 का और इसका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। 180 में से 90 तो ये गया, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, बोलो नहीं होगा क्या 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। जब ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा, भी इन दोनों का ऐड करेंगे देखो थीटा थीटा कैंसिल 90 बचेगा ना, ये एंगल थीटा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए। अब देखो अब ये थीटा है, अब जी नीचे की तरफ ये घटक है, अब घटकों को विभाजित करना अगर आपको आ ही गया होगा, घटकों को विभाजित इस प्रकार से करते हैं। ये देखिए ये अगर कोई घटक है, मान लो x घटक है और यहाँ पर कोण थीटा है, तो इसका ये घटक होगा, ये होगा x कोस थीटा, ये बात आप ध्यान रखना है। ये कैसे होगा x साइन थीटा, ऊपर वाला घटक कौन सा होगा x साइन थीटा, और जिस भुजा के साथ बना रहा है उस भुजा के अकॉर्डिंग होगा x कोस थीटा। अब आप ये भी कह सकते हो भी कोस कैसे आया साइन कैसे आया, तो वो देखो कैसे आएगा, बता ही देता हूँ कंप्लीटली। x कोस और साइन कैसे आया, जैसे ये घटक अपना x है, ये कोण थीटा है, और इसकी बात कर ली जाए ये घटक x कोस थीटा कैसे आया, इसकी बात करूं तो देखो ये क्या है लंब, सॉरी ये क्या है आधार, हमें आधार चाहिए ना, ये आधार मान लिया मैंने
ए बी चाहिए हमें, है ना, ए बी चाहिए हमें, और कर्ण दिया है x, तो यहां पर कौन सा लगा देंगे, इस लाल बटे का आधार और कर्ण, आधार और कर्ण की बात चल रही है, कोस लगा देंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बट अपॉन कर्ण, ए बी अपॉन कर्ण कितना x, तो ए बी कितना आ गया, x कोस थीटा। बोलो समझ में आया कि x कोस थीटा कैसे आया, ए बी का मान आ गया x कोस थीटा। इसी प्रकार से ये आ जाएगा x साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, x साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, बात ज्यादा वो है ना, आपको सिर्फ याद कर लो, देखो आया किस प्रकार से, इस प्रकार से आया है, तो ये जी कोस थीटा हो गया, ये घटक हो गया जी साइन थीटा। समझो मेरी बात को। अब देखो इसमें क्या लगाना है, इसमें सिर्फ रूल वही लगाना है, कंसेप्ट वही रहेगा। कौन सा कंसेप्ट रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहां पर वस्तु पड़ी हुई है, ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h है, तो इस वस्तु की ऊर्जा ऊपर जब यहां पर रखी हुई है स्थिर अवस्था में, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी किसी प्रकार की नहीं है, जीरो है, जीरो प्लस mgh। अब मैं g लिखूं या g साइन थीटा लिखूं, देखो नीचे की तरफ जैसे गति करना प्रारंभ करेगा तो मैं इसको g साइन थीटा लिखूंगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या, mgh प्लस बराबर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mg साइन थीटा h, और यहां पर जब आ जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा कर्ण, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि ये रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है, लौटने गति नहीं कर रहा है, तो इसके पास ऊर्जा सिर्फ 1/2 mv² होगी। दोस्तों बोलो समझ में आया क्या बात। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, v का मान कितना आ गया, √2gh साइन थीटा, ये आ जाएगा वेलोसिटी। जब ये वेलोसिटी होगी तो आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो, ऐसे रिलेशन तो सीधा आएगा, है ना, a का मान कितना आया है, g साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकाल सकते हो आप। टाइम कैसे निकालोगे, कैसे, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी, ये होता है, यहां से टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, v, u का मान कितना है, जीरो, यानी v अपॉन a, ये होता है टाइम। तो टाइम निकालोगे तो v का मान कितना, v का मान ये √2gh साइन थीटा अपॉन h, a का मान कितना, a का मान अगर बात करूं तो ये g साइन थीटा, g साइन थीटा। अब ऊपर रूट में g साइन थीटा है, नीचे सीधा g साइन थीटा है, तो नीचे बचेगा √g साइन थीटा, यानी ऊपर एक आधी घात है 1/2 और नीचे पूरी घात है, तो ऊपर वाली आधी कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली वो आधी बच जाएगी, यानी g साइन थीटा नीचे बच गया, और ऊपर क्या बच गया, g साइन थीटा की बात होगी 2h बच गया, √2h, है ना, ये बच गया। या मैं ये कहूँ √2h अपॉन g साइन थीटा, ये आ गया टाइम। कौन सा टाइम, वस्तु को यहां से यहां आने में लगा हुआ टाइम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, बशर्ते कि आपको जड़त्व आघूर्ण का मान याद हो। इस पर प्रैक्टिस और करेंगे, वो करेंगे हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ, बस लगे